नमस्कार सर। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बातचीत का सिलसिला शुरू करें विष्णु। बिल्कुल निहारिका जी, आपने जैसे कि अभी कह रही थी कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी पहले से इनका जुड़ाव है, लगाव है। तो सबसे पहले अरुणोदय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो शिक्षा के प्रति ये जो रुझान है, ये बच्चों के प्रति आप कुछ जो करने की आपकी जो इच्छा है, ये कब जगी, कब लगा आपको कि नहीं, इन जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए कुछ करना चाहिए? इसमें कोई नई बात है नहीं। आपके समाज में, आपके घर के आसपास ही आपको वो सब दुनिया दिखती है। सही बात। फर्क है कि आपके पास वो आंखें होनी चाहिए। इसमें नया कुछ स्लम आज की बात नहीं कि स्लम आज कुछ शुरू हुआ हो, 10 साल पहले शुरू हुआ हो। ये सैकड़ों वर्षों से हर शहर में, हर राज्य में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। थोड़ा महसूस हुआ, हालांकि मेरी जहाँ से शिक्षा हुई वहाँ भी मैंने देखा था जो आदिवासी का जो एक जनजाति वहाँ रहती थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी। तो कुछ तो वहीं से मिला मुझे जब मैं स्कूल डेज में पढ़ता था जी। कुछ करेंगे, लेकिन उसमें साधन नहीं था, संकल्प नहीं था, तो विलंब हुआ और 10-11 सालों से मतलब इसमें लगा हुआ हूँ। और हाँ, ये मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है, शुरुआत भर है। इसको एक बड़े रूप में किया जाए तो एक अच्छी बात हो सकती है गरीब बच्चों के लिए। अच्छा, आपने एक सामाजिक आंदोलन चलाया है, हमें भी पढ़ाओ, बहुत पॉपुलर है ये, क्या उद्देश्य था आपका इसके पीछे? वस्तुतः इसका उद्देश्य शिक्षा देना बहुत ऊपर तक तो है नहीं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे गरीबी में पल रहे हैं, कूड़ों पर उनकी जिंदगी बीतती है, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पर, बस स्टेशन पर या जो सड़क के किनारे, जिन बच्चों की जिंदगी सुबह सुबह कूड़ों के साथ शुरू होती है, कूड़ों में वो जो कूड़ा बीनते हैं या जो खोली में रहते हैं, तो समस्या कहाँ है कि उनके पास जो अशिक्षा का एक तांडव रहता है उनके जीवन में, उसको हम अगर ट्रैक पर ला सकें, लाइन पर ला सकें, थोड़ा उनको बता सकें शिक्षा और स्वास्थ्य कि क्या मायने बनते हैं, तो हम स्लम को जाके अडॉप्ट करते हैं। उन गरीब बच्चों को बिठा के कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि वो जीवन के मुख्य धारा में आ सके कम से कम। और 6 महीने की एक हमारी कोर्स हमारा होता है बच्चों के लिए। 6 महीने 7 महीने के बाद में जिनकी रुचि होती है, इसमें असुविधा भी काफी हमें होती है, असफलताएं मिलती है। ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे हमने जिनको पढ़ाया वो सब आगे पढ़ ही लेते हैं। तो हमने उनको किसी पास के सरकारी विद्यालय में कोशिश की कि नामांकन का हो जाए, लेकिन रुचि उनकी जग जाए। तो बेसिक शिक्षा आपने उन्हें प्रोवाइड कराया 6 महीने करते हैं जी हाँ। बस उसके बाद अगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो उन्हें आगे की शिक्षा के लिए उनको। जी हाँ। अरुणोदय जी, यहाँ पे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने कही समस्याओं के बारे में, तो वाकई जो स्लम एरिया के निहारिका जी जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करना काफी समस्या होती, तो आपको किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके पेरेंट्स की ओर से और उन बच्चों की ओर से? सच कहिए तो जब हम पहली बार किसी स्लम में जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो एक बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो एक वर्ग है, समुदाय, हमारे समाज का जो एक उपेक्षित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके लिए बच्चों का मतलब है पैसे कमाना होता है। जितने बच्चे होंगे पक्ष आ जाता है। जी हाँ, जितने बच्चे होंगे उतने पैसे वो कमाना चाहते हैं। हर बच्चा काम करना चाहता है, वो कूड़ों के रूप में हो या भीख मांगने के रूप में हो। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो बड़ा विरोध सामने आता है कि आप बच्चों को बर्बाद करने आ गए। कितनी बार तो हमें दौड़ा के भगाया भी गया वहां से कि भागो यहाँ से, ये लोग बच्चों को खराब करने आ गए। हम फिर जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी माताओं से बात करते हैं, और हमने उनके पेरेंट्स के विश्वास को जीतने के लिए उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम किए। जैसे नशा छोड़ने का जो कार्यक्रम हमारा, बॉम्बे से भी हमारे पास कुछ हमारे सहयोगी हैं जो जब पटना आते हैं तो उनको लेके हम हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, वो नशा छोड़ने का जो एक कार्यक्रम है कुछ वो कराते हैं। तो धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया रही हम लोगों के संस्था के माध्यम से, उनका विश्वास बना, तब उन्होंने बच्चों को भेजना शुरू किया। हमने कहा ठीक है 2 घंटे पढ़ा लो, फिर जो मर्जी चाहो उनसे काम कराओ। तो 2 घंटे की अनुमति मिलती है बच्चों की। तो जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ शिक्षा बल्कि नशा मुक्ति अभियान भी आप चलाते हैं, उनकी स्वास्थ्य पर भी आपकी नजर रहती है। तो ये जो आपका हमें भी पढ़ाओ जो ये कार्यक्रम चल रहा है, वो कहाँ आपने काम किया, किस किस एरियाज में? पूरे बिहार, झारखंड में तो हम बड़े रूप में फैले हुए हैं। ये कि हमारे कुछ केंद्र दिल्ली के पास भी हैं, हरियाणा में भी हैं, उत्तरांचल में भी हैं। और कोशिश है, क्योंकि ये स्वैच्छिक संस्था है, जितने साधन है हमारे पास में, एक छोटी कोशिश हम लोगों की हो रही है। कोशिश की बात हो रही है, तो जब जो बच्चों को आप अडॉप्ट करते हैं, जो बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, जब वो शिक्षित होकर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो फिर जब उनके पेरेंट्स से आप मिलते हैं तो फिर किस तरह का अनुभव होता है? सच कहो तो वो जो खुशी जो हमें मिलती है और जो एक
चमक उनकी आंखों में होती है, उसके सामने कुछ सब कुछ फीका लगता है। जी। याद सारी बातें आती है कैसे कैसे हमने शुरुआत की और कहाँ पहुंचे हैं। जी अरुणोदय जी, शिक्षा एक ऐसा पहलू है और आपने इतना काम किया है, उसमें बहुत सारी बातें हम आपसे और भी करेंगे। तो अभी बात हो रही थी शिक्षा के ऊपर। अरुणोदय जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से काफी पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने बताया कि हमें भी पढ़ाओ जो संस्था है आपकी, इसकी नींव कैसे पड़ी, कब पड़ी, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा, किनका किनका हाथ रहा है इनके पीछे, हम जरूर जानना चाहेंगे। नींव तो सच कहूँ तो बहुत पहले पड़ी इसकी, और गरीब और उपेक्षित वर्ग के लिए कुछ करने की जो इच्छा थी वो तो स्कूल के डेज से ही रही। कॉलेज में गया, वहाँ भी रही। पटना में जब मैं आया तो पिताजी का भी जो एक रुझान देखा, तो फिर उसके बाद ये यात्रा चल पड़ी। और आज हम ये मैं फिर कहता हूँ कि बहुत आगे नहीं बढ़े, हाँ एक कदम तो जरूर हिम्मत जरूर की है हम लोगों ने मिलकर। जी जी। आज अच्छा कर पा रहे हैं। जी जी। तो इस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, है ना विष्णु जी। और आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ किया है, तो उनके बारे में हमें बताएं। बस हमारा प्रयास तो अभी हम नेपाल से बात कर रहे हैं। नेपाल में हमने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ भी हम अपना केंद्र खोलना चाहते हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात हुई कि करीब 1.5-2 साल पहले हम लोगों के द्वारा किए गए जो कार्य थे उसकी सराहना श्रीलंका सरकार ने की थी, और वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे DN जयरत्ने साहब ने बुला के मानद उपाधि से सम्मानित भी किया, डॉक्टरेट की उपाधि से। तो शायद लगता है कि हम लोग कुछ कर पाए, जिसकी गूंज वहाँ भी गई, श्रीलंका में गई, बुलाया गया था मुझे, और ये काफी अच्छा पहल है ना निहारिका। लेकिन कुमार अरुणोदय जी, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक और पहलू जो सामने आता है वो है स्त्री शिक्षा से जुड़ी हुई, लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी हुई। तो इस और क्या क्या कार्य किए आपने? हमारी संस्थाएं हैं जहाँ जो स्कूल हमारे चल रहे हैं। सच कहो तो मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं उसमें। मैं अपने आप को उससे अलग नहीं मानता। हाँ, विचारों में एक अलगता जरूर उसमें आती है। मैंने आपने देखा होगा हर कोई बात करता है कि हम पुरुषों की बराबरी करें। मैं इसका घोर विरोधी रहा हूँ कि बराबरी की बात क्यों होती है। क्या हमने पुरुषों को मानक मान लिया स्त्रियों के लिए? क्या स्त्रियों को पहुंचने के अंतिम शिखर वही है कि हम पुरुषों की बराबरी कर सके? हम आखिर पुरुषों को मानक क्यों मान लेते हैं? उनको आगे बढ़ने दो, हो सके उनका नया मानक कुछ और हो। हम पुरुषों की बराबरी की बात ना करें। जहां तक बच्चियों की शिक्षा के बारे में जो हमारा प्रयोग हो रहा है, ठीक है, हमने हमेशा प्रयास किया है अपनी बच्चियों से बात करके कि देखो तुम्हें परीक्षा के अंक में, विषयों की परीक्षाएं भले 100 में 100 नहीं आए, 100 में 60 नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन की जो तुम्हारी परीक्षा है, एक बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहू के रूप में, तुम्हें उसमें 100 में 100 आने चाहिए। कि ये मेरा मानना रहा है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, और एक लड़की पढ़ती है, अगर शिक्षित होती है, एक परिवार पढ़ता है। और जहाँ सैकड़ों बच्चियां पढ़ रही हूँ शिक्षित, फिर समाज की बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, पूरा समाज शिक्षित होगा, समाज की बात कर सकते हैं। जी अरुणोदय जी, अगर आपकी बात करें तो आप पेशे से आर्किटेक्ट हैं जी। तो ये जो विषय है इसके करने के बाद अभी भी देखा जाता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद या आर्किटेक्ट करने के बाद उन्हें भी आजकल जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो होती है, आपको भी हुई होगी। तो इस ओर आपका क्या रुख है, या आप इस ओर क्या करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? देखिए, इस डिग्री को करने के बाद में जो समस्या हर युवा के साथ होती है, मैं भी उससे रूबरू हो चुका हूँ कि एक बेरोजगारी, एक अनिश्चय का वातावरण, अनिश्चय भविष्य की जो बातें होती हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। मैंने हमेशा अपने जो हमारे जूनियर्स रहे स्कूल के, कॉलेज के, मैंने उनको हमेशा एक सलाह दी है कि बड़ी फर्म में ही नौकरी करके आप कुछ नहीं कर सकते, शुरुआत तो करो कम से कम। इनफैक्ट आप मेरी बात करें तो जब मैं कॉलेज से निकला तो जो मैंने पहला डिजाइन किया था, एक छोटी झोंपड़िया किया था, जहाँ के 300 रुपये मुझे मिले थे उसके। एक छोटा काम था लेकिन मुझे मिले 300 रुपये पे, मैंने लिया और मैंने डिजाइन किया उनके लिए। एक छोटा सा 1 रूम का एक सेटअप था उनका। तो शुरुआत तो करनी, और उसके बाद एक पहचान आपकी बनती जाती है। सोच में सकारात्मकता हो, दृढ़ निश्चयी आपको होना पड़ेगा। बस हम हारे को हरिनाम वाली बात लेके हम बैठे हुए हैं, कोई आपको आके ऑफर कर देगा तो फिर असुविधा होती है। और आज एक पहचान बनी, और पटना या दिल्ली में भी कुछ अच्छे, हाँ आजकल मैं कम काम कर पा रहा हूँ, समय की थोड़ी व्यवस्था हो गई कुछ इन कामों में, लेकिन हाँ अपनी रुचि के अनुसार
जो कुछ अच्छे आते हैं प्रोजेक्ट, मैं करने की कोशिश करता हूँ। जी जी, यानी इस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा, शिक्षा के साथ साथ आप अपने आर्किटेक्ट के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अगर फिर मैं वापस शिक्षा पर आ रही हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी का जो वातावरण हो गया या जो हमारी युवा पीढ़ी है, वहाँ कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा भी महत्व रखती है। जो मोरल वैल्यूज हैं हमारे, उनका भी एजुकेशन हम अपने आने वाली पीढ़ी को दें, ये भी बहुत जरूरी है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे मैंने अभी आपसे बात की, बेटियों के बारे में मैंने बातें की, तो इनफैक्ट जो हमारे संस्थान चल रहे हैं हमारे, मैंने आप विश्वास करना कि मतलब जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हाउस डिवीजन होता है, हम वहीं से उनमें कुछ वो नैतिकता के बीज डालने की कोशिश करते हैं। हमारे सारे संस्थानों में जो हाउस के डिवीजन होते हैं, जो वर्ग बांटा जाता है बच्चों को, वो संस्कार, संस्कृति, समृद्धि, विरासत। तो बच्चों को पहली बात यही समझ में आती है कि संस्कार है क्या आखिर। मैं अन्य स्कूलों की बात नहीं करना चाहता कि यहाँ पर रेड हाउस, ब्लू हाउस, तो वाली बातें होती हैं, हम कुछ सीख नहीं पाते उसमें। जो बच्चा संस्कार हाउस में होगा, उसे समझ में आनी चाहिए कि संस्कार मतलब क्या है। और वही बात है कि एक अच्छा पुत्र होना, एक अच्छा पति होना, अच्छा पिता बनना, तो एक अच्छा दोस्त बनना। तो हमारी सारी कोशिश वहां होती है। पढ़ाई तो हर जगह हो जाती है, लेकिन अगर उसके निर्माण में कुछ सहायक तत्व अगर हम जोड़ सकें जीवन निर्माण में, हमारी सफलता मानी जा सकती है उसमें। हम इसी में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरुणोदय जी, यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं, ऐसी कौन सी बातें छूट जाती हैं जिनकी वजह से ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं? देखिए, इसमें दोष बच्चों का आप ना दें, ना हमें देना चाहिए, ना आपको देना चाहिए। हाँ, हालांकि आज हर व्यक्ति चाहता है, आपने भी देखा होगा समाज में, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र राम की तरह क्यों नहीं हो पा रहा है। ये हम तुलना करते हैं कि देखो उनका बच्चा, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है और तुम क्यों नहीं कर पा रहे। तो अगर आपने राम की बात की, श्री राम की बात की कि अगर आपका बेटा राम की तरह बने, क्या आपने दशरथ और माता कौशल्या का धर्म निर्वहन किया? बिल्कुल। हम अपनी बात भूल जाते हैं। हम केवल उससे रामत्व की उम्मीद कर लेते हैं कि वो राम क्यों नहीं बन पा रहा है। हमें जो पुट होना चाहिए हमारे जीवन में, माता पिता के रूप में कितना त्याग किया महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने, हम वहां भूल जाते हैं। तो वहां सोचने की जरूरत है, जिस कारण से बच्चों पर एक अवांछित दबाव बनता चला जाता है। बच्चों को खिलने दीजिए थोड़ा सा। और देखिए, बबूल के पेड़ में अब कितना भी पानी डालें, गुलाब नहीं बन सकता। गुलाब नहीं बन सकता। उसको जो बनना है, नियति वही है उसकी। आप एक सहायक तत्व के साथ में हो सकते हैं कि बबूल ही बने, लेकिन एक स्वस्थ पौधा बने, कम से कम वो बीमार तो ना बने, कम से कम हम उसकी बात करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चे होते हैं बड़ों का अनुसरण भी करते हैं। तो अगर एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी उनके सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में भी शामिल हो जाता है। और अगर हम बात करें आपसे व्यवसायिक शिक्षा की, क्योंकि आज का जो दौर है वहाँ ये भी जरूरी है कि बच्चे जब शिक्षा अर्जित करके आते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे हुनर हो जो जीविकोपार्जन में उनके काम आ सके। आपकी क्या राय है? नहीं, आजकल तो सच कहूं तो हम भारत क्या पूरे विश्व की बात करें, हर देश अपनी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी की बात करने की कोशिश कर रही है। आप दूसरे देश की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो वहां इस पर काम बहुत पहले से हो रहा है। हम थोड़ा पीछे जरूर है, इस पर आवश्यकता है कि थोड़ा सा हम उस पर रोजगार की तरफ, जीवन के जो विभिन्न आयाम है उनकी तरफ हम मोड़ें बच्चों की शिक्षाओं को, तो एक सहायक सिद्ध होगा बच्चों के। जी, अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, फॉरेन कंट्रीज की बात हो रही है। अभी मैंने एक न्यूज बताया था कि शिक्षकों की कमी से जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की से पढ़ाई की जाएगी। तो ये किस तरह का पहल है? आपको क्या लगता है कि ये काफी अच्छा है, पॉजिटिव है, बच्चों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है? यह समाचार सुबह मैंने भी देखा है, लेकिन मैं बता दूं, ये तकनीक का अगर संयोग किया जाए शिक्षा और नैतिकता के साथ में तो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। लेकिन उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि अब किन बच्चों को इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। क्या सुदूर गांव के जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, वो कोई विद्यालय हो, क्या वहां वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं? जहां गांव में बिजली नहीं हो, वो डिश टीवी लगा हुआ नहीं हो, टेलीविजन नहीं हो, हम किस सैटेलाइट की बात करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से इस कदम के पहले हम इसको सुनिश्चित करें। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षा देने के लिए, ठीक है, शिक्षक इससे रिप्लेस होंगे, एक उत्तम शिक्षक बाहर से बैठ के सबको पढ़ा सकता है, लेकिन वो पहुंचे तब तक पहले हम उसकी बात कर ले। जो एक व्यवस्था बननी चाहिए मूलभूत, जो आवश्यक तत्व है वो तो हर जगह हो जाए, स्कूल में जनरेटर हो जाए, आपका वो टीवी हो जाए, डिश टीवी लग जाए, सैटेलाइट, जो भी
प्रयोग तो हो जाए पहले, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाइए। अरुणोदय जी, आपने बिहार की संस्कृति और जो बिहार के संस्कार है उसे सहेजने के लिए आपने एक अनोखा प्रयास किया है अनहद के माध्यम से। तो अनहद क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। अनहद एक शैक्षिक संस्थान है। इसमें हम ज्यादा तो कुछ इसमें शिक्षा की बात हम नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षा के लिए अन्य हमारे उपक्रम चल रहे हैं। इसमें एक बार मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो पीछे की सारी संस्कृति और हमारी विरासत को भूलते हुए चले जा रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछिए सामा चकेबा क्या है, तीज क्या है, आल्हा उदल कौन थे, नहीं बता पाते हैं वो। प्लस आप ये देखिए जो हमारे पुराने साज रहे संगीत के, पखावज, मृदंग, तबला, आज अब वो हटता चला जा रहा है धीरे धीरे। एक अनोखा प्रयास हम कुछ कलाकार और रंगकर्मियों के साथ मिलकर एक संस्था का निर्माण किया, और जिसके माध्यम से हम नई पीढ़ी के बच्चों में पुरानी संस्कृति को पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं, नाटक के माध्यम से और कलाकारों के सामने रूबरू कराने के माध्यम से। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। आपने सिनेमा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किए हैं और भोजपुरी जो भाषा है उसके लिए भी आपने कार्य किए हैं। किस तरह से इस क्षेत्र में पहल कर रहे हैं आप? एक दर्द होता है, आज भोजपुरी हमारी शुरू की भाषा रही है और नई भाषा तो है नहीं। बाकी जब बहुत जगह लोग अपनी अपनी भाषाओं को लाने का प्रयास कर रहे थे, तब से भोजपुरी हमारे सामने है। लेकिन आज जो दुर्दशा है, मैं क्षमा चाहूंगा कि आज जो दुर्दशा है हमारे भोजपुरी की, और सिनेमा एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है किसी भाषा के प्रचार प्रसार में, तो भोजपुरी सिनेमा की जो शुरुआत हुई, आप पहले जाके देखें उस समय की जो एक गंगा मैया द्वारा नदिया के पार, अन्य जो भी एक फिल्म रहे हमारे पास में, उनमें क्या संवाद था दर्शकों के लिए। और आज जो हमारी फिल्में बन रही हैं, दर्द होता है, दुख होता है। तो हमने कितनी बार संगोष्ठी भी की है, जो भोजपुरी के नामचीन कलाकार रहे पहले के भी, अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको बुला के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और नई पीढ़ी जो भोजपुरी में आज जुड़े हुए हैं उनसे रूबरू कराते हैं। देखो हमने भोजपुरी को कैसे लॉन्च किया था और आप लोग आज क्या कर रहे हो। यानी कह सकते हैं एक तरह से अरुणोदय जी कि ये जो भटकाव है भोजपुरी में कहीं ना कहीं मार्केटिंग की वजह से है। मार्केटिंग के साथ हमारी मानसिकता भी, आप जो देखना चाहते हैं वो चीज वो बनाते हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम अच्छी चीज देखना चाहेंगे तो फिल्में अच्छी बनेंगी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो वहां भी फिल्में अच्छी बनती हैं। कमर्शियल फिल्म बने कोई बात नहीं, लेकिन जो हम दर्शक वर्ग है, थोड़ी वहां भी हमें काम करने की जरूरत है, ताकि बच्चे कुछ ढंग की चीज देख सकें। यानी लोगों का जो डिमांड है वो समाज को देखते हुए करना चाहिए। सही बात। और बस बदलाव की वही आवश्यकता है। जी। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में ही सिर्फ काम नहीं किया है, बल्कि हमारी कला संस्कृति, हमारी अपनी भाषा, हर किसी को सहेजने का भी आपने काम किया है। आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स में भाग लिए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए और ट्रेनिंग भी किया है आपने। तो वहां जब आप गए तो उसके अनुभव हमसे बांटना चाहेंगे आप? नहीं, जब अगर आप कुछ काम करते हैं और अगर कोई बाहर की संस्था अगर आपको बुलाती है कुछ बोलने के लिए या आपको सम्मानित करने के लिए, वो सम्मान मेरा नहीं, एक व्यक्तिगत अरुणोदय का सम्मान नहीं होता। जैसे दिल्ली में दो साल पहले भी एक कार्यक्रम होता विज्ञान भवन में, वहां से एक कार्यक्रम का आयोजन था, बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए। मैंने वहां भी कहा था कि ये सम्मान मेरा नहीं, इस सम्मान अनहद के जो कलाकार हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है इस चीज को आगे लाने के लिए, उनका सम्मान है। क्योंकि सब तो वहां जा नहीं सकते, तो मुझे बुला लिया गया उसके लिए, जिस कारण से मुझे लंका बुलाया, श्रीलंका बुलाया गया, हमें प्रभाव के कार्यक्रम को एक रूप देने के लिए। तो सम्मान हम एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, विचारधारा के सम्मान का सम्मान होता है। जी, बात बिल्कुल सही कही आपने। और अरुणोदय जी, अभी हाल ही में आप साउथ अफ्रीका भी गए थे, तो वहाँ ये जाने का पर्पस किस तरह का, जो क्या उद्देश्य था, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप गए थे, तो उसमें किस तरह की वो जो मीटिंग थी, किस तरह की बुलाई गई थी? वो एक भारत देश की ओर से प्रतिनिधिमंडल, डिफरेंट जहाँ भारत के लोग बसे हुए हो, फिजी हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, लंदन हो, तो संस्थाएं यहाँ से लोग भेजती रहती हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा चयन उसमें किया गया, तो मैं वहां गया। तो वहाँ जो भारत के लोग वहां बसे हुए हैं सदियों से, सैकड़ों वर्षों से या कुछ दशकों से, उनसे रूबरू होने की एक प्रयास होता है कि हम भारत में आज क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ रहकर भारत के प्रति। जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जाते हैं और जब भारत का प्रतिनिधित्व करने का आपको जब मौका मिलता है, तो उस समय किस तरह का गर्वान्वित महसूस कैसी होती है, कैसा लगता है? ऐसा व्यक्ति जो गांव से उठा हुआ हो और उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुला के कुछ कह दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक रोमांच तो होता ही है। और अच्छा लगता है कि अगर आपने कुछ किया समाज के लिए, तो उसकी गूंज यहाँ भी है और उसकी सराहना यहाँ भी हो रही है।
अच्छा महसूस करते हैं जी। और तब ये लगता है कि अगर हमने पहल की है तो उस पहल को, उस काम को पहचान मिली है। सही बात। मैं आपसे एक बात और ये भी जानना चाहूंगी कि आप जब स्लम एरियाज में जाते हैं या जब उन बच्चों के लिए जो असहाय है, निर्धन है, उनके लिए काम करते हैं, तो अभी जो हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है इसकी, तो वो उसका कैसा माहौल अभी फिलहाल आप देख रहे हैं अगर आप वहां जाते हैं, और क्या आपने भी इस ओर कुछ पहल की है? हाँ, पहल तो मैं कहूँ जब से इस अभियान की शुरुआत हुई है तो आप रोज देखिए हर जगह कुछ न कुछ नई चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति उस अभियान से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन मेरी एक बात जरूर कहेंगे, ये जो एक फेज चल रहा है इसको जोश के रूप में ना लिया जाए। इसको कुछ लॉन्गिविटी इसकी होनी चाहिए। जो उत्साह, जो ऊर्जा आज हमें दिख रही है विभिन्न वर्गों द्वारा इस अभियान से जुटने के लिए, इसकी शुरुआत अगर हुई है निरंतर बनी रहे, ये बनी रहनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पहले छठ के अवसर पर हमने शुरुआत की थी और हमने पहले भी कार्य किया। हम जब स्लम में जाते हैं तो हमारी पहली जो भूमिका होती है स्लम की सफाई की होती है। बिल्कुल। रूप छोटा होता है, स्लम की सफाई करते हैं ताकि उनका विश्वास हम पर बैठ सके कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई करके कुछ पाउडर छीट दिया ताकि कुछ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और सफाई दोनों बातें होती हैं। तो हम भी अपने जो हमारे मित्र वर्ग हैं उनके साथ हमने एक घाट को अपने गोद भी लिया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हमेशा उसको एक सफाई साफ रखें। और हमने वहां कुछ पौधे भी लगाए हैं। जिन लोगों ने उन पौधों को लगाया उनके नाम तो लगा दे कम से कम, इसी बहाने कुछ और लोग आते हैं और शाम को आके बच्चों को दिखाते भी, देखो ये पौधे मैंने लगाया है। किसी बहाने से आप समाज को जोड़ सकते हैं। आपकी सफलता इसी में, आप कुछ भी शुरू कीजिए और समाज को जोड़ दीजिए। बिल्कुल, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब एक शुरुआत हो जाती है तो हाथ से हाथ मिलते जाता है और कारवां आगे बढ़ता है। इसी तरह अभी स्वच्छ भारत अभियान की बात की आपने निहारिका जी, और अभी निर्मल गंगा अभियान भी चल रहा है, तो इसमें जन सहभागिता की कितनी जरूरत है? कितने लोगों का जो ये जुड़ाव है इस कार्यक्रम से कितना जरूरी है? क्या बिना जन सहभागिता के ये कार्यक्रम पूरा हो सकता है? सच कहूँ तो माता गंगा की जो एक कल्पना हुई है प्रधानमंत्री द्वारा, ये जो धारा की बात हम कर रहे हैं, स्वच्छता की जो एक मिशन बना उनका निर्मल गंगा, वो दिल्ली से नहीं चलनी चाहिए थी, वो हमारे घरों से चलनी चाहिए थी। बिल्कुल, हम उल्टा चल रहे हैं। दिल्ली वाले क्या कर लेंगे? पटना की जो नालियां हैं, पटना की जो गंदगी है, वो दिल्ली वाले कहाँ साफ करेंगे आगे? हमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने घरों की जो गंदगी है वो कम से कम सही जगह उसको डिस्पोज करना सीखें, ताकि जो चीज नहीं जाना चाहिए नाली के माध्यम से, गंदे पानी के माध्यम से, वो तो ना जाए कम से कम। तो शुरुआत घरों से होनी चाहिए, ना कि दिल्ली की सरकार से होनी चाहिए। दिल्ली की सरकार तो ऊपर बैठी है आपको देखने के लिए। बिल्कुल। और मूल बात यह है कि अगर एक एक व्यक्ति ये सोच ले कि हम ये काम नहीं करेंगे, इससे गंदगी फैलेगी, या अगर हम पानी में ही उसका विसर्जन ना करें, तो अगर एक एक व्यक्ति भी ये कार्य करता है तो जाहिर तौर पर इसकी सफाई के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा और फिर गंगा वैसे ही स्वच्छ और निर्मल हमारे साथ। जी बहुत सही। अरुणा जी, आप कला संस्कृति से जुड़े हुए, तो गंगा से रिलेटेड एक सवाल और करना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि जो पूजा पाठ की सामग्री है वो गंगा में ले जाके उसमें बिल्कुल विसर्जन किया जाता है और गंगा को प्रदूषित किया जाता है। तो क्या इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है कि हम गंगा को बचा सके? देखिए, ये पूजा के समय एक आस्था और विश्वास का मुद्दा है। मैं बहुत विशेष नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मानसिकता होती है कि हम गंगा में अगर प्रवाहित करते हैं तो शायद कुछ अच्छा होता है। गंगा मैया हमारी सारी चीजों को स्वीकार कर लेती। लेकिन पॉलिथीन फेंक देना ये सारा जी, इसके लिए हमने जो छठ के अवसर पर जो हमने एक प्रयास किया था, हमने घाट के बगल में एक बड़ा गड्ढा मतलब बनाया और लोगों से कहा कि आप वहां ना देखिए, अगर आपको डालना है तो वहां आप अर्पण करके, लेकिन यहाँ उसको आप करें विसर्जन। तो वहां उनको बहुत लोगों ने सहयोग किया, उसमें माताओं ने बहनों ने समझा बातों को, विरोध भी हुआ कि आप यहाँ क्यों डालना चाह रहे हो, हम गंगा जी में डालेंगे। हमने कहा ये गलत हो रहा है, आप इनको अर्पित करके फिर लाके आप यहाँ पे करते हो। जिस प्रकार मैंने उनको उदाहरण दिया, आप मंदिर में जाते हो प्रसाद लेके, क्या करते हो आप? छोड़के तो नहीं आते हो ना वहां से, आप प्रसाद को अर्पण करते हो फिर लेके चले आते हैं, ताकि तो आप उनको अर्पण कीजिए और यहाँ उसका विसर्जन कीजिए। एक छोटा प्रयास था, धीरे धीरे वो मानसिकता बदलेगी और हम करना शुरू। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी ये कोशिशें वाकई काबिले तारीफ है, सराहनीय है। आपका एक पहलू और मैं आगे लाना चाहूंगी, और वो ये है कि आप लिखते भी हैं और आपने रचनाएं भी लिखी हैं। तो क्या क्या लिखा आपने, और कविताएं लिखी या गद्य पद्य भी लिखा? क्या क्या लिखा है आपने? सच कहूं तो मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता, तो
प्रकाशक को शायद कुछ अच्छा लगा होगा, जिन्होंने बड़ी कृपा की मुझ पर मेरे कुछ रचनाओं को उन्होंने प्रकाशित कर दिया। सच को तो ये बहुत दिनों का एक्चुअली कुछ संकलन हो गया था। मैं कुछ लिखता रहता था पहले, कोई रूप नहीं था उसका। और इस पुस्तक में कोई एक विषय पर हमने कुछ लिखा नहीं है। कविताएं लिखी हैं आपने इसमें? कुछ कविताएं हैं, कुछ लेख हैं। वो जीवन के विभिन्न जो मन में जो मानसिक उद्वेलन आता है, संचय, प्रेम, क्रोध, कोलाहल या संशय, इस तरह की मुद्दों को एक अपनी दृष्टि से वो देखने की कोशिश की है। उससे संकलन हो गया और उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक उसको ये भावाशेष के रूप में। अच्छा, ये आपकी पुस्तक है। ये जो भावाशेष आपकी जो पुस्तक है, इसका ये जो टाइटल आपने दिया भावाशेष, बहुत सुंदर टाइटल। ये देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? कुछ ऐसे भाव जो अभी भी अशेष है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका अर्थ ही यही कहता है, जो आपने इसका शीर्षक दिया है उसका अर्थ भी यही कहता है। अगर आप चाहे तो हमें कुछ कविता की पंक्तियां सुनाएं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कविता की पंक्तियां जरूर सुनाएं। लिखित है तो 3-4 रचना इसमें है कविता के माध्यम, लेकिन एक पहली ये बूंद। अच्छा, मैं बूंद की बात करूं क्योंकि शुरुआत हर किसी बूंद से ही होती है। मानव वसुधा पुत्र चलता जाता फिर भी न पाता, आखिर क्यों? कुंठित मन विचलित चित्त, आखिर क्यों? फिर कैसे पाएगा? आगे बढ़ो, कुछ तो कहो, तभी तो वह समझ पाएगा। अगर नहीं तो बैठो ही सही, मगर बैठो तो सही। शायद नहीं, समय नहीं, अवसर नहीं, फिर किसके लिए? अरे सब अपनों के लिए। अपनों क्या कहा? अपनत्व मिलता कहाँ? जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। पानी कहाँ? जीवन कहाँ? छल्ला नहीं, बूंद बनकर ढल गया। हम अंगीकार करना चाह रहे, पर हाय रे किस्मत, तूने मुझसे मुझको भी छीन लिया। बहुत खूब, क्या बात है। चलिए, हमने ये भी जाना कि आप कविताएं लिखते हैं और इतनी अच्छी कविता लिखते हैं ना विष्णु? बिल्कुल निहारिका जी। हाँ। तो चलते हैं, अगर हम आगे बात को लेकर चलते हैं, और अगर हम शिक्षा की बात जहां हम आपसे कर रहे थे और हमने चर्चा भी की थी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप जब स्लम एरियाज के बच्चों को या लड़कियों को शिक्षा देते तो क्या आप खुद उनके हुनर के, कौशल के विकास पर ध्यान देते हैं? मैंने पहले नहीं बताया, हमें जो हमारे केंद्र चल रहे हैं, सच कहूँ तो उनके जो माता पिता हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो उस वर्ग के बच्चे हैं, उनके माता पिता का विश्वास जीतने के लिए कि हम आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, साथ में आपका स्वास्थ्य का जो एक फ्री हेल्थ चेकअप है वो भी। लेकिन अरुणोदय जी, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि कहते हैं कि लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई एक ये भी है कि लड़के आखिर रुलाते क्यों हैं? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बातें तो हम ये जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा है वहाँ की बात करूँ, हम उनको एक तरफ मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन आज जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जो गलत घटनाएं घट रही हैं, जो आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मीडिया के मन से देखते रहते हैं, तो हमें लगता है कि लड़कियों को रोकने के बजाय हम अगर अपने घरों के बच्चे को ये समझाएं कि तुम भी गलत काम ना करो। आखिर लड़कियों को बाहर जाने से हम क्यों रोके? हम लड़कों को ये क्यों नहीं कहते कि तुम मत जाओ बाहर में रात को? हम उन्हें क्यों नहीं रोक पाते? बिल्कुल, वही मानसिकता की बात है इसमें, हमें ये सोचना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा है कि पुरुष को हम एक मानक नहीं मान सकते। जब तक वो मानक पुरुष वर्ग बना रहेगा, हम लड़कियों को हमेशा एक सम्मान सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। अरुणोदय जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षा पे, अगर हम आपके बचपन की बात करें तो आपका बचपन कैसा रहा, कितना संघर्षपूर्ण रहा, और आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा? सच कहो तो आज जीवन मिला माता पिता से ही मिला, और आज में जो भी कुछ हूँ पिता और माता के आशीर्वाद से ही आदमी आज मैं यहाँ भी हूँ। अगर तो कुछ उन्हीं का आशीर्वाद होगा तो मैं आपके सामने आज बैठ पा रहा हूँ। यहाँ शिक्षा की बात रही कि मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई नेत्रहाट विद्यालय से हुई, के पास से, और माता पिता के मेरे जन्म के बाद से जो भी कुछ जीवन में सीख पाया तो उस विद्यालय का, आज जो भी कुछ बोल पाता हूँ, जो सीख पाता हूँ, तो विद्यालय का बड़ा योगदान रहा है। नेत्रहाट ने हमें वो कुछ दे दिया हमारे जीवन में जो आज भी हम उसको लेके ही चल पाते हैं। संस्कार की बात करें, संस्कृति की बात करें, जुड़ाव की बात हो समाज से होती है, तो विद्यालय से ही हमें मिला। मतलब जी। हमारे आश्रम में गुरुकुल वाली प्रथा थी और हम उसी से आगे बढ़े। नेत्रहाट से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए मैं बेंगलोर गया था, जहाँ से मैंने डिग्री करी आर्किटेक्चर की। जी। और संघर्ष तो होता ही है, संघर्ष तो हर जीवन में, संघर्ष के बिना तो जीवन पूर्ण होता भी नहीं। जी, अगर आपके भविष्य की योजना की बात की जाए तो क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है, क्या सोच रखा है? मैंने अपने लोगों से बात भी की थी और चर्चा भी हुई थी इसके बारे में। अभी हम कुछ
कुछ इस वर्ग के लिए तैयारी में है कि जो समाज के असहाय वृद्ध हैं, जी जी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए अगर एक आश्रम हम खोल सकें जी, तो और विशेष रूप से बहुत अच्छी सोच है आपकी। कुछ करने की कोशिश करते हैं। जी, और हम शुभकामना देंगे आपको कि आपका ये कार्य जरूर सफल हो, क्योंकि ये सोच आपकी बहुत अच्छी है। सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। फिलहाल ये हमें जरूर बताइए कि हमारा जो कार्यक्रम बिहार बिहान है, इसमें आकर आपको कैसा लगा? नहीं, एक बात तो है कि मतलब मैंने पहले भी कहा कि जब मुझे कभी किसी कार्यक्रम में सम्मान के लिए बुलाया गया, कोई बोलने के लिए, तो जो गर्व की अनुभूति वहां होती थी। तो आपके माध्यम से इतने लोगों तक हम पहुंच पाए, अपनी बातों को रख पाए, हमारे लिए सम्मान से कम तो नहीं, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। और इसी माध्यम से जो हमारे जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए सम्मान का विषय है। जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।